that function is custodian of cash reserves. So is all commercial banks in a country keep a part of their cash balances as deposits with the central bank, maybe on account of convention or legal compulsion. They draw चलें यहाँ तक पहले देख लेते हैं. जब हमने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी थी तब भी कैश रिजर्व्स की बात हुई थी, जिसमें से दो पार्ट्स थे, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट थी और कैश रिजर्व रेशो थी. सो ये उन्हीं रिजर्व्स की बात हो रही है कि सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक के बिहाफ पे अपने पास कैश रिजर्व्स मेंटेन करवाता है. वो एक नॉर्मल कन्वेंशनल वे भी है या कंपल्शन भी है. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ अ कंपल्शन टू अवॉइड एनी रन ऑन बैंक और टू अवॉइड एनी बैंक करप्सी और बैंक फेलियर. जो सेंट्रल बैंक है किसी भी मुल्क का, वो कमर्शियल बैंक पे ये कंपल्शन लगाता है या ये ज़रूरी करता है कि जितना भी डिपॉजिट आएगा उस डिपॉजिट की एक सर्टन परसेंटेज, लेट्स टेक एन एग्जांपल 15%, 20%, सो एक सर्टन परसेंटेज सेंट्रल बैंक के पास मेंटेन रखी जाएगी एज अ रिजर्व. सो इट विल बी अ लाइबिलिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक कि वो पैसा जो है रिज़र्व के तौर पे अपने पास रख रहा है, लेकिन एक्चुअली वो पैसा कमर्शियल बैंक का है और एट द एंड वो पैसा कमर्शियल बैंक को ही वापस दिया जाएगा. बट टू अवॉइड एनी बैंक फेलियर, या बैंक जो है वो अपने कमर्शियल बैंक की बात हो रही है कि कमर्शियल बैंक अपने ज़ाती प्रॉफिट के लालच में कोई ऐसी फाइनेंसिंग ना करता रहे जो कि इतनी ज़्यादा रिस्की हो और वो पैसा लेंडिंग से वापस ना आ सके, और जब डिपॉजिट होल्डर अपना पैसा वापस लेने आए तो बैंक के पास पैसा ही मौजूद ना हो. सो ऐसी तमाम सिचुएशंस से बचने के लिए सेंट्रल बैंक कंपलसरी करार दे देता है कि कंपलसरी ये करार दे देता है कि जितना भी डिपॉजिट कमर्शियल बैंक को आता है करंट अकाउंट में या पार्ट ऑफ द सेविंग अकाउंट, उसकी एक सर्टन परसेंटेज सेंट्रल बैंक के पास मेंटेन रहेगी एज अ रिजर्व. एंड देन दे ड्रॉ ड्यूरिंग busy seasons and pay back during slack seasons. Part of these balances is used for clearing purposes. Other member banks look to it for guidance, help, direction in the time of need. So basically हम कह सकते हैं कि custodian of cash reserve का मतलब ये है कि बैंक, सेंट्रल बैंक अपने पास कमर्शियल बैंक के बिहाफ पे एक सर्टन रिजर्व अमाउंट मेंटेन रखता है और उनको उस पैसे को क्लियरेंस ऑफ चेक्स के लिए भी, अभी हम क्लियरिंग पर्पसेस भी पढ़ेंगे, क्लियरिंग हाउस के फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी. क्लियरिंग के पर्पस के लिए भी वो पैसा यूज़ होता है. और अगर कोई ऐसा टाइम आ गया जिसमें कमर्शियल बैंक प्रॉब्लम में है या कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो गया है, रन ऑन बैंक हो गया है, सो ऐसी सूरत में सेंट्रल बैंक वो कैश रिजर्व्स कमर्शियल बैंक को वापस दे देता है ताकि वो अपनी टाइमली प्रॉब्लम या जो कैश क्रंच है या ये जो वक्ती तौर पे लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ रहा है कमर्शियल बैंक को, वो उससे निकल सके. सिमिलरली ना सिर्फ कैश रिजर्व इन लोकल करेंसी बट ऑल्सो इन द फॉरेन रिजर्व्स वो भी सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ पे अपने पास मेंटेन करता है. So it is the function of the central bank to maintain the exchange rate fixed by the government and manage exchange control and other restrictions imposed by the state. Thus it becomes a custodian of nations' reserves of international currency or foreign balances. So आप देखते हैं कि जब भी कभी बाहर से, फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो, आपकी रेमिटेंस आती है, लेट से कोई यूएसए से आपको पैसे भिजवाता है तो वहाँ से तो वो डॉलर्स में आता है, लेकिन आपको वो डॉलर्स में नहीं मिलते अनटिल यू हैव अ फॉरेन करेंसी अकाउंट. अगर आपका नॉर्मल सेविंग या करंट पाक करेंसी में अकाउंट है तो आपको एज पर द लॉ यू विल बी गिवन द पाक करेंसी और द लोकल करेंसी. सो जो फॉरेन एक्सचेंज बाहर से आता है वो फॉरेन एक्सचेंज सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ पे अपने पास रखता है. दैट इज़ व्हाई इट इज सेड कस्टोडियन. सो ये पैसा उसका नहीं है, ही इज़ जस्ट अ कस्टोडियन. वो इमानतन अपने पास रखता है ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट. एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर द मोस्ट प्रेशियस एसेट्स ऑफ द कंट्री. एज यू ऑल नो कि जब हम इंपोर्ट करते हैं तो पाक करेंसी नहीं दी जाती. फॉर एग्जांपल अगर हम यूएसए से कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं देन दे एक्चुअली नीड डॉलर्स और कोई ऐसी करेंसी जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है. हम कहते हैं जी 4 करेंसी हमारी की करेंसीज हैं, यूरो है, पाउंड है, डॉलर है, येन है. सो वो ऑब्वियसली कोई की करेंसी मांगती है, पाक रुपीज़ नहीं. सो इंपोर्ट के लिए हमें फॉरेन रिजर्व्स चाहिए होते हैं और हम अर्न करते हैं फॉरेन रिजर्व एक्सपोर्ट के थ्रू या रेमिटेंस के थ्रू. सो इसलिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन कि जितने भी फॉरेन रिजर्व्स हैं हमारी मुख्तलिफ, हमारे नोट इशुएंस के लिए भी, अगर हम नोट इशुएंस मेथड आप याद करें
तो हमने उसमें भी पढ़ा था, मिनिमम रिज़र्व सिस्टम पढ़ा था, जिसमें कहा गया था कि एक सर्टन अमाउंट के जो फॉरेन रिज़र्व्स हैं वो मेंटेन किए जाते हैं और उसके बाद सेंट्रल बैंक नोट इशू करता है। तो ये सेंट्रल बैंक जो है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है। एक तो नोट इशुएंस के हवाले से भी ये इम्पॉर्टेंट है, फिर हमारी इंपोर्ट के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है। अगर ये फॉरेन रिज़र्व्स का लेवल नीचे आता जाता है तो इसका मतलब है द कंट्री इज़ नॉट वर्किंग वेल, द कंपनी इज़ डज़ नॉट हैव अ गुड पिक्चर। सो इसलिए फॉरेन रिज़र्व्स को कैसे इंक्रीज़ करना है, इसके लिए जो मुख्तलिफ पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, इसका लेवल कितना मेंटेन रखना है, या एक रिकॉर्ड रखना है कि कितने फॉरेन रिज़र्व्स हमारे पास मौजूद हैं। सेंट्रल बैंक एक्ट्स ऑन behalf of the government and that function is called custodian of foreign reserves. Then we have a function which is called lender of the last resort. So हम इसको ये भी कह सकते हैं, ये it's a bankers bank, कि कमर्शियल बैंकों का जो बैंक होता है that is the central bank and it also acts as a lender of the last resort. Central bank is the lender of the last resort, for it can give cash to the member banks to strengthen their cash reserves position by rediscounting first class bills in case there is a crisis on panic which develops into run on bank or when there is a seasonal strain. Member banks can also take advances on approved short term securities from the central bank to add their cash resources at the shortest time. So it's a easier thing. उसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि ऐसी सिचुएशन जिसमें कमर्शियल बैंक किसी प्रॉब्लम में आ गया है, पैनिक में आ गया है, रन ऑन बैंक में आ गया है, बैंक फेलियर के करीब जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में सेंट्रल बैंक इज़ द वन विच विल वर्क एज द लास्ट रिजोर्ट फॉर कमर्शियल बैंक। तो सबसे पहले तो वो जो रिज़र्व जो हमें अभी पिछले फंक्शन में देखे कि कस्टोडियन ऑफ कैश रिज़र्व है, तो सबसे पहले तो सेंट्रल बैंक उस कमर्शियल बैंक का रिज़र्व वापस कर देता है उस लिक्विडिटी करंट से निकलने के लिए। फिर उसके बाद सेंट्रल बैंक रीडिस्काउंटिंग भी अलाउ करता है। अब रीडिस्काउंटिंग का एक ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट आपको मैं बता देता हूँ। जब भी कोई एक्सपोर्ट की जाती है या सेल किया जाता है, लेट से देयर इज़ अ क्रेडिट सेल, एक बंदा है मिस्टर अहमद, उसने यूएसए में किसी बंदे को एक्सपोर्ट किया क्रेडिट टर्म्स पे 30 दिनों के लिए, कि शिपमेंट कर दी गई और यूएसए से पैसे 30 दिनों के बाद मिलेंगे मिस्टर अहमद को। लेट्स से कि मिस्टर अहमद को पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है 30 दिन से पहले ही, देन इट हैज़ एन ऑप्शन टू गो टू द कमर्शियल बैंक और वो उस बिल को, वो बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि जो प्रूफ है उस पेमेंट का जो यूएसए से बंदे ने पाकिस्तान में मिस्टर अहमद को करनी है 30 दिन के बाद, वो कमर्शियल बैंक के पास ले जाता है कि ये देखें मैंने एक्सपोर्ट कर दी है, शिपमेंट हो गई है, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट था और इसके अगेंस्ट मुझे 30 दिन के बाद पेमेंट मिलनी है। लेट से वो पेमेंट $1 मिलियन है, तो ये $1 मिलियन जो 30 दिन के बाद मिलनी है, मुझे आज पैसों की ज़रूरत है, ये बिल आप रख लें, यानी कि 30 दिन के बाद जब $1 मिलियन आएगा तो ये आप रख लीजिएगा। अभी मुझे 1 मिलियन की जगह 0.98 मिलियन दे दें, 0.95 मिलियन दे दें, जो भी उस टाइम इंटरेस्ट रेट चल रहा है। सो दिस इज़ कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कमर्शियल बैंक मिस्टर अहमद को उसी वक्त पैसे दे देगा और 1 माह वेट करेगा और 1 माह के बाद जब यूएसए से पैसे आएंगे तो वो कमर्शियल बैंक अपने पास रख लेगा और जो पैसा उसने मिस्टर अहमद को दिया होगा और जो पैसा उसको मिलेगा यूएसए से, इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल बी द प्रॉफिट ऑफ द बैंक, कमर्शियल बैंक। इसी तरह अगर हम बात करें रीडिस्काउंटिंग की, तो अब ये भी हो सकता है कि कमर्शियल बैंक को पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, तो ऐसी सूरत में वही बिल कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास ले जाता है कि ये पैसे हमने अपने कस्टमर यानी कि मिस्टर अहमद को दिए थे, डिस्काउंटिंग की थी, लेकिन अब हमें भी पैसों की ज़रूरत है, तो ये बिल आप रख लें और 30 दिन के बाद या 25 दिन के बाद या 20 दिन के बाद जो पैसे यूएसए से आएंगे वो सेंट्रल बैंक रख ले और हमें आज ही पैसे दे दे। सो दिस इज़ कॉल्ड रीडिस्काउंटिंग। सो ऐसी सिचुएशन जिसमें कमर्शियल बैंक फंस गया है या किसी हवाले से उसको लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ रही है, तो सेंट्रल बैंक लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट का मतलब कि आखिरी ऑप्शन बैंक कमर्शियल बैंकों के पास मौजूद है जो हेल्प करेगा। अगर इससे भी काम नहीं चलता तो सम टाइम सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट बेल आउट पैकेज भी दे देती है, डोनेशन आप उसको कह लें कि कुछ वक्ती अपने पास से लोन दे देती है
जो कमर्शियल बैंक एक लेटर स्टेज पे करेगा, या कभी कभी वैसे ही बेल आउट पैकेज दे दिया जाता है जो लोन की सूरत में नहीं बल्कि एक ऐसे पैसे की सूरत में है कि आप ये रखें और वापस ना करें। सो बाय एनी मीन्स द सेंट्रल बैंक जो कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कर रहा होता है, उसकी कोशिश होती है कि कोई भी इदारा बैंकिंग के पर्सपेक्टिव से डिफ़ॉल्ट ना करे, क्योंकि अगर एक बैंक डिफ़ॉल्ट करता है तो एक ये चेन इफेक्ट चलता है, बहुत सारे बैंक एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं, सो वो ओवरऑल इकोनॉमिक क्रंच आ जाता है। तो इसलिए सेंट्रल बैंक लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे भी एक अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो कमर्शियल बैंकों के लिए हम कहते हैं इट्स अ बैंकर्स बैंक, के बैंकों का एक बैंक है ये। जैसे कमर्शियल बैंक कस्टमर के लिए होता है, इसी तरह सेंट्रल बैंक बैंक्स के लिए है। Then one of the most important function is clearing house. So central bank also acts as a clearing house for the settlement of accounts of commercial bank. A clearing house is an organization where mutual claims of banks on one another are offset and settlement is made by the payment of the differences. So clearing house के बारे में स्टेट बैंक का एक इदारा है निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटेशन टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड, वो भी स्टेट बैंक के बिहाफ पे ये सेटलमेंट का, ये क्लियरिंग हाउस का फंक्शन परफॉर्म करता है। ये मैं आपको बताऊंगा जब हम स्टेट बैंक के फंक्शंस पढ़ रहे होंगे या स्टेट बैंक का स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे। अभी जस्ट क्लियरिंग हाउस के बारे में एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है जिसके पास मिस्टर ए एक कस्टमर है जिसका अकाउंट HBL में है, अभी बैंक लिमिटेड में है। वो कोई चीज़ सेल करता है और उसको उसके बदले जो पैसे मिलने हैं वो चेक के थ्रू मिलते हैं और वो चेक MCB बैंक का है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में अब क्योंकि उसका अकाउंट HBL में है तो MCB का चेक मिला है, वो पैसे विड्रॉ कैसे करे, क्योंकि उसके पास तो MCB का अकाउंट नहीं है या MCB के पास उसका रिलेशनशिप नहीं है। तो ऐसी सूरत में जो कमर्शियल बैंक है, यानी कि जो इंडिविजुअल है, कस्टमर है, वो अपने कमर्शियल बैंक HBL के पास जाता है और HBL से कहता है कि ये MCB का चेक है, आप मेरे बिहाफ पे MCB से पैसे मंगवा के तो मेरे HBL के अकाउंट में जमा करवा दें। अब एक बैंक से पैसे विड्रॉ होने हैं यानी कि MCB, और एक बैंक में पैसे जमा होने हैं यानी कि HBL। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कि कस्टमर ने HBL में चेक जमा करवाया, चेक किसी तरीके से MCB में जाएगा, MCB उस चेक को क्लियर करेगा, क्योंकि साइन कस्टमर के वेरीफाई MCB ही कर सकता है, HBL के पास तो कस्टमर नहीं है वो वाला। सो HBL इंश्योर नहीं कर सकता कि ये चेक जेन्युइन है, चेक के साइन वही हैं। सो वो MCB का चेक है, सो ऑब्वियसली MCB ही उसको चेक कर सकता है। तो ऐसी सूरत में वो चेक पहले कस्टमर से HBL गया, HBL से MCB गया, MCB ने उसको क्लियर किया, फिर फंड्स MCB से HBL में ट्रांसफ़र होंगे और HBL से कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। सो ये पूरे प्रोसेस को जो फैसिलिटेट करता है या जो फंक्शन ये परफॉर्म हो रहा है, इसको हम कहते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अब ये कैसे होता है ये मैंने आपको बताया जब अभी हम स्टेट बैंक के फंक्शंस पढ़ेंगे। उसमें निफ्ट एक इदारा है, वो निफ्ट इस पूरे फंक्शन को परफॉर्म करता है। आई एक्सप्लेन इट टू यू प्रैक्टिकल थिंग्स और कैसे निफ्ट ये परफॉर्म करता है। सो वो नेक्स्ट लेक्चर्स में आपके साथ शेयर किया जाएगा। सो समराइज कर रहा हूँ, सेंट्रल बैंक बिगिंस अ बैंकर्स बैंक keep the cash balances of commercial banks, and as such it becomes easier for the member banks to adjust or settle their claims against one another through the central bank. Remember one thing, पाकिस्तान में बात करें स्टेट बैंक, it is mandatory by each commercial bank to have an account with central bank, यानी कि स्टेट बैंक के पास हर कमर्शियल बैंक का एक अकाउंट मौजूद होगा और उन्हीं अकाउंट में रिज़र्व्स जो अभी हमने बात की, कैश रिज़र्व या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिज़र्व, सेंट्रल बैंक अपने पास मेंटेन करता है लाइबिलिटी के तौर पे। सो उन्हीं रिज़र्व्स में से, उन्हीं पैसों में से, उन्हीं अकाउंट्स के थ्रू फिर ये क्लेम्स जो हैं एक बैंक से दूसरे और दूसरे से पहले में सेटल होते हैं। एंड दिस होल फंक्शन इज़ कॉल्ड क्लियरिंग हाउस फंक्शन। So today we have studied about more functions of central bank. There are couple of functions left which we will discuss and study in the upcoming lecture. I hope कि आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में जो हमने फंक्शंस पढ़े थे और जो आज हमने फंक्शंस पढ़े हैं इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। I would advise you to study the book and the relevant material. मैंने लास्ट स्लाइड के अंदर वो मटेरियल का जो लिंक है वो आपके साथ शेयर भी कर दिया। सो जस्ट गो थ्रू द वेबसाइट, उसको रीड करें, पूरा पढ़ें, समझें, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी कवरिंग अप ऑल द फंक्शंस ऑफ all the rest
of the functions of central bank. Till then, stay safe. Jazakallah.